हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये 69th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। पूरा सिलेबस कवर किया गया है इसके अंतर्गत, और ये इम्तिहान कोचिंग सेंटर के द्वारा बनाया गया है। ये अगर हम लोग इम्तिहान कोचिंग सेंटर की बात करें तो ये टेस्ट नंबर 18 होगा, और हमारे चैनल पर अगर बात करेंगे तो ये टेस्ट नंबर 29 होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक झलक हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसमें से 10 क्वेश्चन हम पॉलिटी का देखेंगे हम लोग, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन तथा करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन मैथ का भी देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी मीडियम में कवर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी देखेंगे। तो चलिए, पहला है, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था? तो ये रखा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसी आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर जो है हम लोग को स्वराज प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम में थे, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, मतलब स्वदेशी को प्रोत्साहन देना बेसिकली ये था। तो याद रखिएगा कौन सा था ये, असहयोग आंदोलन के द्वारा ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का देहांत भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, डियोरजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत निम्न में से किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और ये जो है भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डियोरजी को ही माना जाता है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि ये डियोरजी जो है आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत के रूप में है। तो सही आंसर है 2 का बी। क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करने वाला सूची 1 और सूची 2 है। इस तरफ है सूची 1 में विद्रोह कहाँ पर हुआ था और ये प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहा था, इसके बारे में दिया है। चलिए, पहला विद्रोह है बहोड़ा विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ था? इसका प्रभावित क्षेत्र जो है गुजरात के आसपास का इलाका रहा था, जो ओखा मंडल एक प्रभावित क्षेत्र रहा गुजरात में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बहोड़ा सरदार। तो इसका ए का आंसर कौन सा हो गया आपका? गुजरात, मतलब ए का हो गया 3। ठीक है, ए का कौन सा हो गया? 3 हो गया। उसके बाद हम लोग रंपा विद्रोह की बात करें तो रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो रंपा विद्रोह से प्रभावित हुए थे आंध्र प्रदेश, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अलूरी सीताराम राजू थे। तो दूसरा नंबर का कौन सा हो गया? तो दूसरा नंबर का सही हो गया आंध्र प्रदेश, ये बी का हो गया 2। उसके बाद है खोंड तथा सवार। ये खोंड तथा सवार विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, और चक्र बिशोई एवं राधा कृष्ण दंड सेन के द्वारा ये जो है नेतृत्व किया गया था। तो सी नंबर का हो गया आपका उड़ीसा, मतलब 1। उसके बाद मुंडा जनजाति विद्रोह, ये तो आप लोग को पता ही होगा। मुंडा जनजाति विद्रोह कहाँ पर? रांची झारखंड के आसपास हुआ था, और इसके किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। तो ये हो गया आपका डी का 5। और ये लास्ट है रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। तो इसका हो गया 4। अगर इसका सही क्रम हम लोग देखें तो सही आंसर हो गया 3 का बी। एक बार और देख लीजिए, बहोड़ा विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात के आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहे थे। रंपा का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था। खोंड तथा सवार ये जो हुआ था उड़ीसा के आसपास। उसका मुंडा जनजाति विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के जो संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से लेकर 1760 तक, एवं 1765 से 1767 तक के काल जो है में रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था। इसमें बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर था। बिल्कुल, क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम जो थे गवर्नर जनरल थे। तो ये बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, तो ये क्या है? ए नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल सही। प्लासी की युद्ध किसके टाइम में लड़ा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में लड़ा गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, इसी के शासनकाल के समय में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था।
तो ये जब इसके शासनकाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, कब? जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये शासन जो है क्लाइव के समय में द्वैत शासन लागू किया गया था। और 1772 के बाद वारेन हेस्टिंग ने इस शासन को ख़त्म भी कर दिया था। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन है सारे स्टेटमेंट जो है सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में सारे कथन सत्य है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है भारत को ताकतवर के बल पर विजित किया है, तलवार के बल पर विजित किया है, यानी विजय किए हुए हैं, और तलवार के बल ही पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का था? तो यह कथन कहा गया था लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के द्वारा। ये वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं। जो कहा गया था स्टेटमेंट, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला टेस्ट सीरीज किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बम्बई क्रॉनिकल समाचार पत्र को आरंभ या प्रकाशित करने वाला कौन थे? तो देखिए, इसको जो प्रकाशित किया गया था ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। इनसे संबंधित और भी कई सारे जो प्रकाशन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे लीडर समाचार पत्र, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जस्टिस न्यूज़पेपर है, टी.एस. नायर के द्वारा जो संपादक किया गया था या प्रकाशन किया गया था। अल हिलाला किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बंगाली की बात करें तो बंगाली न्यूज़पेपर चलाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडिपेंडेंस चलाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। न्यू इंडिया चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और यंग इंडिया चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के बारे में कहा था कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया? तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो एच.सी.ई. जकारिया के बारे में ये कहा जा रहा है। तो देखिए, यह कथन जो है एच.सी.ई. जकारिया का है, जो R.R.M. रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखा था और 1814 में आत्मीय सेवा की स्थापना की एवं उसके माध्यम से मूर्ति पूजा अर्थहीन कहा गया। जाति प्रथा सामाजिक बुराई को भी ये जो है इस पे भी कई सारे बात बोले हैं। और 1820 में जो है प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक भी पुस्तक लिखे थे। अगस्त 1926 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये स्टेटमेंट जो है ये एच.सी.ई. जकारिया के हैं, जो कि राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के बारे में कहा था कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म समाज या राजनीतिक में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया है। ये कहा गया था राजा राम मोहन राय और उसके ब्रह्म समाज के बारे में एच.सी.ई. जकारिया के द्वारा। नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहराया था? तो ये फहराया गया था, सबसे पहले ये जान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस निकला था बिहार में, जो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। तो 9 अगस्त तक जो है जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, जितने भी फेमस लीडर थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय पर झंडा फहराने पहुंचा। वहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे W.G. आर्चर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र जो है शहीद हो गए, लेकिन 8वें छात्र जो रामकृष्ण सिंह जी थे उन्होंने ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा लहरा दिया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ये 8 का ए, रामकृष्ण सिंह, ठीक है। और इसमें 7 छात्र भी गोली चलवा दिया गया था, जिनके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? तो 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है सदाकत आश्रम पटना में हुई थी। इस बैठक में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज आदि उपस्थित थे।
बैठक के दौरान 11 प्रस्ताव स्वीकार किए गए जिसमें स्वदेशी वस्त्र का बहिष्कार प्रमुख था। तो याद रखिएगा 9 का सही आंसर हो गया पटना में। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो उसी के दरमियान 16 अगस्त 1921 को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो हुई थी वो पटना शहर में हुई थी। पटना शहर में कहाँ पर, तो सदाकत आश्रम में हुआ था। 10 इसमें कहा जा रहा है लिन लिंथगो आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो देखिए इस आयोग का जो अध्यक्षता था ये लिन लिंथगो के अध्यक्षता में ये बनाया गया था। यह एक कृषि आयोग का गठन किया था। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत में कृषि की स्थिति की समीक्षा करना, और इस आयोग का गठन 1928 में किया गया था। उस टाइम में वायसराय था लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। तो सही आंसर हो गया क्या, ये सही आंसर हो गया कृषि सुधार से संबंधित था। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार के लिए एक रेंट काउंसिल मतलब लगान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1770 में। अब देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, 1764 में युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राय मतलब कर संग्रह करने का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी जाती है। राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए कंपनी ने 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन किया था जिसे पटना राजस्व परिषद कहा जाता था। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे और सदस्य रॉबर्ट पाल्क और बेन सिटार्ड थे। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष जो थे जेम्स अलेक्जेंडर थे और 1770 में ये काउंसिल बनाया गया था। तो सही आंसर हो गया 11 का बी। 12 नंबर इसमें कहा जा रहा है भू राजस्व का पंचशाला बंदोबस्त डाइस के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये स्टार्ट किया गया था वारेन हास्टिंग के टाइम में, और कब 1777 के आसपास ये जो है ख़त्म भी कर दिया गया था सालाना बंदोबस्त आरंभ। वारेन हास्टिंग के समय 1772 में केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे लाया गया था, कलकत्ता लाया गया था, और इसी टाइम में भू राजस्व का पंचसाल बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था वारेन हास्टिंग के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हिंदू धर्म रक्षणी सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो देखिए ये किया गया था दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सिलसिला जो है शुरू किया था। उन्होंने 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म रक्षणी सभा का गठन किया और शिवाजी का जन्मदिन और गणेश उत्सव बनाना भी ये शुरू किया था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया कौन, 1893। 14 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा असत्य क्वेश्चन खोजना हम लोगों को। इसमें है स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, नहीं। भारत का मार्टिन लूथर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है इसमें गलत हो गया और यही इसका क्या है आंसर है। बाकी स्टेटमेंट सही है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, डीएनबी कॉलेज की स्थापना हंसराज ने की थी, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी, ये भी सही है। उसके बाद है सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था, तो ये भी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है। तो देखिए इसका संबंध जो है ये महाराष्ट्र राज्य से है। ये कांड का नाम देख लीजिए आप लोग, कांड का नाम क्या है, तो कांड का नाम है धरासना कांड। ये है नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए जो है धरासना जो मुंबई में एक जगह है, यहाँ पर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया गया था। इसके पूर्व गांधी जी को गिरफ्तार कर यदरवा जेल भी भेज दिया गया था। तो 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू और जो यहाँ का इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने धरासना नामक कारखाने पर धावा बोला, जिस पर पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया था। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है महाराष्ट्र में ये जगह है। इस घटना का वर्णन करते हुए अमेरिकी पत्रकार जो उस टाइम में रहा करते थे गांधी जी के साथ, जिनका नाम था वेब मिलर, ने कहा कि धरासन जैसा भयानक दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये पत्रकार का भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये नमक आंदोलन के साथ जो अंग्रेजी पत्रकार गांधी जी के साथ थे उनका नाम था वेब मिलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कहा जा रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बिहार में किस प्रेस से प्रकाशित होती थी। तो ये हुआ करता था कहाँ से, तो ये खड़ग विलास प्रेस से ये प्रकाशित किया जाता था। तो सही आंसर हो गया इसका ए।
ठीक है, चलिए है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र डैश है। तो कौन था? द बिहार हेराल्ड जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में। किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद पटना से सर्चलाइट का भी प्रकाशन किया गया था। सर्चलाइट का कब प्रकाशन किया गया था? 1918 में किया गया था। इंडियन नेशन का भी प्रकाशन हुआ था। ये हुआ था कब? ये हुआ था 1931 के आसपास इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रकाशन ये 1874 में हुआ था, बिहार बंधु का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर में कहा जा रहा है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब महाराष्ट्र के सुकरात किसको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, मतलब MG रानाडे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, इसी को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, और अगर हम लोग बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह का संघ की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर बात करें तो रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के भी संस्थापक थे और मुंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे भी ये रह चुके हैं, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में असत्य कथन को चुनें। तो देखिए पहला कथन इसमें दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। बिल्कुल सही। हम लोग को क्या खोजना है? असत्य कथन खोजना है, ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये भी सही है। किसानों को अपने कृषि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, तो ये भी सही है। और डी नंबर दिया हुआ तीनकठिया पद्धति 3/20 के अंतर्गत किसानों से अवैध वसूली धन का 50% भाग वापस कर दिया। नहीं, ये क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी सब जो है ये 25% ही क्या किए थे? वापस किए थे, तो इसमें 25% सही हो जाएगा। तो ये क्या है? यही गलत है, डी नंबर। 19 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है गुमला जिले की उमराव जनजाति द्वारा की गई थी। यह आंदोलन अपने प्रारंभिक दिनों में कुरुख धर्म, मतलब उमराव का मूल धर्म का नाम था कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था। आंदोलन के नेता जतरा भगत ने कर और मालगुजारी नहीं देने और बेगारी नहीं करने का आह्वान किया था और ये लीड किया गया था किसके द्वारा? ये जतरा भगत के द्वारा। ठीक है, तो ये थे कौन? जतरा भगत। सही आंसर हो गया 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अशोक के प्रमुख शिलालेख में प्रादेशिकों, राजुकों और युक्तों का उल्लेख है? तो अशोक के तीसरे शिलालेख में जो है प्रादेशिक, राजुकों और युक्तों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने धर्म का प्रचार करते और हर 5 साल में निरीक्षण के दौरे पर जाने जैसे कर्तव्य का पालन किया था। तो सही आंसर है ये तीसरे संस्करण या तीसरा शिलालेख में ये मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई थी? तो देखिए ये जो है सबसे सुंदर शिव प्रतिमाओं में से कुछ गुप्त काल की है, जैसे एकमुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी गुप्त कलाकारों का ही बनाया गया था, जहां देवताओं को आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो रचना है किस काल की है? तो ये गुप्त काल की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा ने कविराज मार्ग लिखा था? ये कविराज मार्ग जो है किसके द्वारा लिखा गया था, किन राजाओं के द्वारा? तो देखिए अमोघ वर्ष प्रथम अपने पिता गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में 1815 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और इसी के द्वारा लिखा गया था ये कविराज मार्ग लिखा था, जो कन्नड़ में सबसे पुराना प्रचलित साहित्यिक इतिहास है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? अमोघ वर्ष प्रथम। नाम याद रखिएगा रचनाओं का, कविराज मार्ग। क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चरवाहे स्थानीय जनजाति थी जिसने टोडी मंडलम नामक लताओं की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया था? तो देखिए ये पल्लव वंश से संबंधित है।
तो पल्लव वंश एक जो है चरवाहा स्थानीय जनजाति थे जिन्होंने टोडिंग मंडलम नामक लता की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया, जो कि उत्तरी पेन्नेर और उत्तरी वेल्लर नदियों के बीच स्थित है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। इसको लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहा जा रहा है लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये सांची में महान स्तूप और अन्य बौद्ध स्मारकों की खोज की गई थी, 1818 ईस्वी में हुई थी, और इसे मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बनाया था। तो सही आंसर हो गया 25 का सी, 1818। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मुगल बादशाहों के काल में निम्नलिखित में से किसे न्याय के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मुगल काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? काजी उल कुजात। ये जो थे सर्वोच्च अधिकारी थे किसके लिए? न्याय के सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात थे मुगल बादशाहों के टाइम में। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य किसके काल में अपने प्रादेशिक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ये किसके टाइम में था? तो ये था औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने जो है चरम सीमा पर पहुंच गया था। उन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। औरंगजेब की नीतियों के कारण साम्राज्य का विघटित हुआ, मतलब जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, जो कि ये डिक्लाइन होने का मेन कारण माना जाता है अंग्रेज की नीति। 28 इसमें कहा जा रहा है समुद्र शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश का एक विशिष्ट चरित्र था? समुद्री शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश का एक विशिष्ट चरित्र था? तो ये हुआ करता था किसका? ये हुआ करता था चोल डायनेस्टी का, चोल साम्राज्य का। सही आंसर हो गया बी। मतलब समुद्र शक्ति जो है चोलों का एक विशिष्ट चरित्र था। चोल ने श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक शासन किया। उसके पास उस समय भी सबसे बड़ी नौसेना हुआ करती थी। तो सही आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर है 29 नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया गया था तैमूर के द्वारा। तैमूर आक्रमण किए थे 1398 में। उस टाइम में तुगलक वंश के राजा हुआ करते थे नसरुद्दीन महमूद, और इसी के शासनकाल में जो हुआ था तैमूर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वो अपने साथ दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर वो लूट के जो है धन दौलत ले गए थे। 30 इसमें कहा जा रहा है जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये करवाया गया था इब्राहिम शाह के टाइम में। जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अटाला मस्जिद जो है मूल रूप से कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित देवी अटाला देवी का मंदिर है। जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह द्वारा 14वीं शताब्दी में इसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था और एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो सही आंसर कौन हो गया 30 का? बी, इब्राहिम शाह। 31 नंबर क्वेश्चन है हरियंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरियंक वंश का अंतिम शासक हुआ करता था नागदासक। ठीक है, हरियन वंश का अंतिम शासक हुआ करते थे नागदशक, और उनका जो अगर कार्यकाल की हम लोग बात करें तो ये 437 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। वो शिशुनाग द्वारा उखाड़ फेंका गया, और जो कि हरियंक वंश का एक मंत्री था। तो सही आंसर हो गया 31 का सी। 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दीदारगंज याक्षी प्राचीन बिहार की किस कला का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको दीदारगंज में याक्षी प्राचीन बिहार में आपको मौर्य कला का उदाहरण मिल जाएगा। तो सही आंसर हो गया आपका 32 का ए। 33 इसमें कहा जा रहा है कि सीमा शुल्क और रुपया लागू करने वाला पहला शासक कौन था जो अभी भी भारत गणराज्य में प्रचलित है? तो ये लागू किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा सीमा शुल्क। शेर शाह सूरी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सीमा शुल्क और रुपया पेश किया, जो कि अभी भी भारत गणराज्य में मतलब भारत में उपयोग किया जाता है। उसने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था। फिर 1545 में कलिंजार का जब अभियान चल रहा था तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर हो गया 33 का बी, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 34 है बिहार का नाम विहार से लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विहार का सही अर्थ है? तो विहार का अर्थ है निवास, और यहाँ पे कौन निवास करते थे? तो बौद्ध विहार, मतलब बौद्ध भिक्षुक विश्राम करते थे, उसी का विश्राम स्थल को कहा जाता था विहार। क्वेश्चन नंबर है 35, और इसमें कहा जा रहा है 35 नंबर में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था?
तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे न्यायदेव। सही आंसर है सी, न्यायदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश एक मैथिली राजवंश था जिसका स्थापना हुआ था 1000, इसका स्थापना कब हुआ था? 1097 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नंबर, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात को बढ़ाना या फिर धन आवेश का बढ़ाना या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, तो 36 का सही आंसर हो गया ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो देखिए अग्निशामक में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर हो गया। इसमें से पूछ रहा सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे आग लगता है अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो क्या हो जाता है, आग अपने आप बुझ जाती है। 38, इसमें कहा जा रहा है तेज बुखार से राहत के लिए शराब और पानी के मिश्रण से गीला कपड़ा सिर पर क्यों रखा जाता है? तो देखिए शराब पानी की तुलना में तेजी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए सिर में ही ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए रोगी को थोड़ा ठंडक लगता है और इसलिए जो है तेज बुखार में राहत मिलता है। इसका सही आंसर हो गया शराब के वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण। सही आंसर है 38 का ए। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इस जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो है इसमें दिया हुआ है वो है 1 एवं 2, मतलब माइकोरिजल फंगी और दूसरा है कौन सा, ब्लू ग्रीन सवाल। तो सही आंसर हो गया बी, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो ये कौन सा है? तो ये है इस सही अदरक, इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर है 40 का ए। 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो देखिए जिसको भी हेपेटाइटिस हो जाता है उसको क्या होता है, एक सेकेंड, सॉरी हेपेटाइटिस नहीं, डायबिटीज़ जिनको भी हो जाता है उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। जैसे ही इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, उनके एक एक्सटर्नल सोर्स से उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट को चयापचय कर सकता है या डाइजेस्ट कर सकता है। तो सही आंसर हो गया 41 का बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन सा इसमें से एंटीबायोटिक है? तो ये एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। 42 का हो गया सही आंसर ए। 43 है, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा जो है सही मिलान नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है पहला दिया हुआ है विटामिन 2। विटामिन 2 क्या संतरा से मिलता है? बिल्कुल सही। विटामिन B2 जो है ये संतरा से मिलता है। ठीक है, तो हमको कौन सा क्या खोजना है, जो गलत है वो खोजना है। तो विटामिन सी का जो विटामिन B2 का जो स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका संतरा से। उसका विटामिन डी जो है कॉड यकृत लीवर से मिलेगा क्या? जी बिल्कुल सही है, ये बी भी सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विटामिन सी का विटामिन ई का बात करें तो विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल से मिलेगा, गेहूँ से मिलेगा, अंकुर तेल से मिलेगा। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। और तीसरा क्या है, विटामिन के अल्फ़ा से मिलेगा? नहीं, ये जो है गलत है। तो विटामिन के जो है ये अल्फ़ा से नहीं मिलेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही मिलान नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया 43 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो देखिए डार्विन सिद्धांत के अनुसार जो है उत्परिवर्तित जो है ये जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो सही आंसर हो गया 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहा जाता है कीट संवर्धन। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो गया ये
उसके बाद अगर हम लोग इक्थियोलॉजी की बात करें तो मछली का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो जीवधारियों का अध्ययन। जूलॉजी की बात करें तो जंतुओं का अध्ययन। माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों का अध्ययन। उसके बाद फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवालों का अध्ययन। उसके बाद पीसीकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन का अध्ययन को कहा जाता है पीसीकल्चर। तो इसका 45 का सही आंसर हो गया। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहा जाता है? कीट संवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। इसमें कहा जा रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो ये कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 46 का माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कहा जा रहा है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब। कब होती है? तो देखिए, नारी की गति रुक जाती हो तब, ये भी सही है। उसका हृदय गति बंद हो गई हो तब, ये भी सही है। आँख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो ये जो है ये उपयुक्त में से तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो तो मेडिकली जो है वो घोषित कर दिया जाता है कि आदमी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। 48। इसमें कहा जा रहा है 48 नंबर में वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है। कैसे की जाती है? तो ये किया जाता है यूरेनियम से। सही आंसर है डी। ठीक है। यूरेनियम 235 जो प्राकृतिक में सर्वाधिक मतलब 99.98% पाया जाता है। ठीक है। और इसी से जो विखंडन प्रक्रिया को अपनाकर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, देखिए इसमें जो है सोडियम क्लोराइड को अगर हम क्या करेंगे, एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सही आंसर क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर गर्म करते तो क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा, मतलब एसिड बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50। सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। कौन सा अम्ल किया जाता है? जैसे लेड संचय बैटरी में जो यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो 50 का सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो ये कौन सा पार्ट है? तो ये हाइपोथैलेमस है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, हाइपोथैलेमस। थैलेमस की अगर हम लोग बात करें, जो दिमाग में होता है, इसमें दर्द, ठंडा, गर्म को पहचान करने का शक्ति होती है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्यार, निंदा जो है ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम किसको डिटेक्ट करेगा? शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों का संकुचन करना, ये सब इसका काम है। बाकी मेंडुला ऑब्लंगाटा की बात करें तो हृदय की धड़कन, श्वास का नियंत्रण, आहार नली के जो है एक्सपेंशन होना या कॉन्ट्रैक्शन होना, ये मेंडुला ऑब्लंगाटा का काम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्सी एक्शन जितने भी होते हैं हमारे बॉडी में वो काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो सही आंसर इसका कौन हो गया? मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है वो भूख, प्यास, प्यार या निद्रा का केंद्र है? तो वो है हाइपोथैलेमस। अब इसमें कहा जा रहा है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि बल को न्यूटन में, मतलब बल को कैसे लिखते हैं हम लोग? न्यूटन में लिखते हैं। और दूरी को कैसे मिलते हैं, मतलब डिस्टेंस को? तो ये लिखते हैं हम लोग मीटर में। तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा? कार्य बराबर क्या होता है? FS होता है। तो कितना हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है। और इसको दूसरा यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो जूल भी कहते हैं उसको। तो वर्क बराबर होता है बल अब मल्टीप्लाई विस्थापन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो न्यूटन मीटर या जूल इसको कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? जूल, 52 का ए। क्वेश्चन नंबर आइए 53 में क्या कह रहा है? LED मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चूज करना है। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है इसमें, LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करते हैं। बिल्कुल सही है, ये कम खपत करते हैं। गलत चूज करना हम लोगों को।
बी नंबर दिया हुआ है कि एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, ये बिल्कुल सी नंबर जो है गलत है, इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद डी नंबर है और यही इसका आंसर हो जाएगा, एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी नंबर जो है गलत है। तो 53 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 54, इसमें कहा जा रहा है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो गया 54 का बी। 55, इसमें कहा जा रहा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय उपकरण है। उस प्रकाशीय उपकरण का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सही आंसर हो गया 55 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अल्ट्रासोनिक तरंग है। इसमें कौन सा है अल्ट्रासोनिक तरंग? तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एक रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी के जो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, तो ये क्या है? ये रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो अगर जो 20 से नीचे है तो इसको क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे। और इसके मध्य का जो होगा उसको ऑडियोबल रेंज कहेंगे, मतलब सुनने योग्य कह सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंग कौन सा है? तो ये 20,000 के से ज़्यादा आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। तो सही आंसर हो गया 56 का बी। 57, इसमें कहा जा रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 से गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब लोलक की लंबाई अगर हम लोग L मान लें और L की लंबाई अगर 4 गुना 4L कर दें तो इसके जो हम टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू क्या होता है? 2π√L/g होता है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। सही आंसर है 57 का बी। 58 नंबर में आइए। 58 नंबर में कहा जा रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है? तो सौर विकिरण की अगर हम लोग बात करें तो सौर विकिरण का तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है वो होता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, यह दृश्य जो है विकिरण होता है और ये प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया है कौन सा? बी, 400 से 700 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁹ मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 59, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए, इसमें यूरेनियम, रेडियम ये सब जो है और थोरियम जो है ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और ये कैडमियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया? कैडमियम। 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संघनन क्या है? तो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जबकि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अतः क्वथनांक एवं संघनन ताप जो है समान होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना। तो सही आंसर हो गया 60 का सी। क्वेश्चन नंबर है 61, इसमें कहा जा रहा है कौन सी ग्रंथि अतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये कौन सा है? तो ये है अग्न्याशय ग्रंथि। सही आंसर हो गया 61 का बी। 62 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पर्याप्त अवधि के लिए एक सपने को याद रखने में मदद करता है? तो कौन सा है ये? विटामिन B6 है ये। ठीक है, एक शोध से अभी पता चला है कि विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन का कहा जाता है, इसका अगर हम लोग नियमित सेवन करें तो देखे गए सपने को याद रखने में ये यादगार साबित होता है। कभी भी प्रभाव या कमी के प्रभाव या अगर विटामिन B6 अगर कमी हो जाता है तो त्वचा रोग हो जाता है, जी मिचलाता है, गुर्दे में पथरी हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है। और ये क्या चीज़ से मिल सकता है आपको? दूध, अनाज, पालक, आलू, मांस, मछली, ये सब से आपको विटामिन B6 मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा जा रहा है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री का। तो सही आंसर है इसका कौन सा? 90 डिग्री।
64 है, इसमें कहा जा रहा है कि बर्फ, बालू, एल्युमिनियम, कार्बन और पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। तो ये किसकी होगी, तो ये बर्फ की होगी। अगर हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की बात करें पानी का, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद बात करें बर्फ़ का, तो कितना होगा, 0.5 होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रेत यानी बालू का, तो इसका क्या होगा, 0.20 होगा। उसके बाद अगर हम लोग पीतल की बात करें तो पीतल का 0.09 होगा। उसके बाद करें अगर हम कार्बन का, तो कार्बन का 0.17 के आसपास होगा। एक लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग रटना चाहे तो रट लीजिएगा। तो बाकी अगर हम लोग इसमें बात करें जितना दिया हुआ है, तो इसमें बर्फ़ का जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के में कारगर है। तो ये तो सभी को पता होगा, विटामिन के है। चलिए विटामिन के का जो है ये नाम क्या है, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये क्या चीज़ से विटामिन स्रोत में विटामिन के मिलेगा, सब्जी से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, सोयाबीन और मांस आदि से विटामिन के की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर है 66, इसमें कहा जा रहा है किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये वित्त आयोग किसके बारे में कहा गया है, तो 14वें वित्त आयोग के बारे में। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य को विशेषाधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया 66 का बी। 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसी को चूज करना है हम लोगों को। चलिए, तो इसमें पहला क्या कह रहा है, सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। नहीं, सभी धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश नहीं किए जाते हैं। मनी बिल की अगर हम लोग बात करें तो ही यही पास होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही हो सकता है। नहीं, ये भी क्या है, गलत है, केवल ही राज्यसभा में नहीं हो सकता है। ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद सी नंबर है, नई अखिल भारतीय सेवा को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा की शक्ति है। नहीं, ये भी क्या है, तो इसमें एक ही सही है आपका सी नंबर। 67 का सही आंसर हो गया सी। देखिए, अनुच्छेद अगर 312 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा को बनाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है और संसद में इसे तभी लागू कर सकती है जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पास करती है। तो ये इसका मेन जो है बेसिक है। तो 67 का सही आंसर हो गया सी। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संकलन दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संकलन दस्तावेज अनुसूची है, जो संविधान में अभी वर्तमान में कितने 12 अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 68 का बी। 69, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। बाकी अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस के संविधान से ली गई है। इसका आंसर जो है क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार जो ध्यान से देखिए और आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 है और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संविधान प्रावधान नहीं है। तो देखिए, इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, ये दो है, संविधान संशोधन और धन विधेयक, मतलब बी और सी इसका सही आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71 क्वेश्चन में कहा जा रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है उसको चूज करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 72 क्या करता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 के अनुसार। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार विशेषता क्षेत्राधिकार है। बिल्कुल सही, ये भी है सही है।
तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के पास 3 तरह के आपातकाल है, जिसमें कौन है 352 है, दूसरा कौन है 356 है और तीसरा है 360। ये तीनों का आप याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति से संबंधित आपातकाल की व्यवस्था है। चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पर अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्तियों का कार्य है नहीं। ये क्या है कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का कार्य संबंधित है। ये अटॉर्नी जनरल का नहीं है। तो चौथा नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर 71 का क्या हो गया, 1, 2 एंड 3 है। 72 नंबर में कहा जा रहा संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 103वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत क्या किया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया गया है। जो अभी वर्ड देखे होंगे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें कितना आरक्षण दिया गया है, 10% का आरक्षण दिया है EWS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें कहा जा रहा है न्याय पंचायत बनने की सिफारिश किसने की थी। तो न्याय पंचायत बनने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में वर्ष 1977 से 78 के बीच में जनता पार्टी के सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंप दी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की थी, जिसमें से एक सिफारिश यह भी थी कि न्याय पंचायतों को पंचायत से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका, तो अशोक मेहता कमेटी। कब इसका गठन किया गया था, तो इसका 1977 में और 78 में ये रिपोर्ट जो है अपना सबमिट किए थे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 नंबर। इसमें कहा जा रहा है दल बदल कानून कब लागू होगा। जब समस्त राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है तब नहीं। देखिए वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह कानून राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था। और कब लागू होगा दल बदल कानून, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो क्या होगा, दल बदल कानून लागू होगा। अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तब होगा। अगर कोई सदस्य पार्टी हिप के बावजूद कोई वोट नहीं करता है तब होगा। अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है, इस परिस्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए किन परिस्थितियों में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो इसमें जैसे आपको दिखा, अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपना पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उस पर दल बदल कानून क्या होगा, लागू होगा। ठीक, अब कब लागू नहीं होगा, अब ये देखिए, जब समस्त राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है तो इस पर दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता है। तो पहला क्या हो गया, इस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं तब भी इस पर क्या होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होता है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत है, नहीं लागू होगा। तीसरा है इसमें, अगर किसी पार्टी के सदस्य दो पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते हैं और विलय के समय अगर अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते हैं तब भी इस कंडीशन में दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तो सी भी क्या है, गलत है। तो इसमें एक ही ऐसा कंडीशन है जब दल बदल कानून लागू हो सकता है, अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तब उस पर दल बदल कानून लग सकता है। क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किस कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई है। तो संविधान के अनुच्छेद 348 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन यदि संसद चाहे तो इस स्थिति को बदलने के लिए कानून बना सकती है। इसी तरह हाईकोर्ट के कामकाजी की भाषा भी अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर राज्यपाल अपने राज्य में स्थित हाईकोर्ट को हिंदी या उस राज्य की सरकारी भाषा में कामकाज करने के लिए कह सकते हैं। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह बात मेंशन है कि कार्यवाही भाषा जो होगा अंग्रेजी होगा, हाईकोर्ट का मतलब उच्चतम न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कहा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता बिहार के बाद न्यूनतम है। तो देखिए, अगर झारखंड की हम लोग अगर बात कर ले तो झारखंड में महिला साक्षरता कितना है, तो ये है 55%, 55.4%, जो कि बिहार के कंपेयर में ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 57.2% है, ये भी बिहार से ज़्यादा है।
अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में है 84% महिला पढ़ी लिखी है, तो ये भी ज़्यादा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है कितना, राजस्थान में 52.1%, और 53 दशमलव समथिंग जो है वो किसका है, बिहार का है। तो सही आंसर हो गया 76 का क्या, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 77, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। मतलब ये गंगा है तो उत्तरी सहायक नदी की बात हो रही है। तो देखिए उत्तरी सहायक नदी कौन है, जैसे अगर यहाँ पे सोन है तो सोन तो दक्षिणी सहायक नदी हुआ ना, कोसी उत्तरी सहायक नदी है, गंडक भी उत्तरी सहायक नदी है, लेकिन घाघरा है सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। कहाँ पर, बिहार में। तो सही आंसर कौन सा हो गया, उत्तरी की बात हो रही है, अगर पूरा दक्षिणी की बात होती तो सोन हो सकता हो जाए, तो ये कौन सा है, घाघरा नदी है, जो सही आंसर क्या हो गया, डी। अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात कर ले, सोन दक्षिणी सहायक नदी है, इसकी लंबाई है सोन की कितनी, तो ये 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर लंबाई ये बहती है। जबकि कोसी की लंबाई अगर हम लोग बात करें तो कोसी की लंबाई है लगभग 730 किलोमीटर, और गंडक की बात करें तो गंडक का है 630, और घाघरा की बात करें तो इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। तो सबसे लंबी यही हुई ना। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर, बिहार में कौन सा भूकंप क्षेत्र मौजूद नहीं है। तो देखिए बिहार में 3 प्रकार के भूकंप जोन स्थित है। अगर हम लोग बात करें, ये 38 जिला में 8 भूकंपीय क्षेत्र है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं, जबकि 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं, और 6 जिले जो है भूकंप क्षेत्र 3 के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश जिले कई भूकंप क्षेत्र या तो भूकंपीय क्षेत्र 5 या तो 4 में आते हैं। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो जो भूकंप जोन 5 है इसके अंतर्गत आता है सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, जो नेपाल वाले बॉर्डर वाला इलाका है वो। तो कह सकते हैं नेपाल में जो है ये, बिहार में जो है ये जोन 2 जो है ये मौजूद नहीं है, बाकी 3, 4, 5 जो है ये बिहार में मौजूद है। तो सही आंसर हो गया डी। 29, इसमें कहा जा रहा है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार में स्थित है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार स्थित है कहाँ पर, तो देखिए उत्तर भारत का सबसे पक्षी बिहार है कुशेश्वर स्थान, जो कहाँ पर है, ये दरभंगा में है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, जो कि लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है, जहाँ साइबेरिया पक्षी, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब साइबेरिया से पक्षी आते हैं, इनकी स्थापना किया गया था कब, तो 1994 में इसका स्थापना किया गया था। सही आंसर है सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। दूसरा पूछ रहा है। अगर हम लोग 2011 जनगणना के अनुसार अगर देख ले तो इसके अनुसार 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। कैमूर है, ठीक है, जिसमें सबसे कम यहाँ घनत्व है, कितना है, 488 घनत्व है यहाँ पर। उसके बाद नाम आता है जमुई का, जहाँ पे 568 है। हम लोग को द्वितीय पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा द्वितीय। उसके बाद आता है बांका का नंबर, बांका का कितना है, 6 से 74 है। और उसके बाद आता है देखिए रोहतास का 763 है लगभग, ठीक है। तो द्वितीय सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, द्वितीय न्यूनतम घनत्व वाला जिला है जमुई। नंबर है 81, इसमें कहा जा रहा है कि सोरा का उत्पादन जिला नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सोरा का उत्पादन नहीं होता है। पटना में सोरा का उत्पादन नहीं किया जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो सोरा का मुख्य रूप से उत्पादन होता है सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, चंपारण में, समस्तीपुर में, सिवान में एवं गोपालगंज, वैशाली में। तो ये सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, इस सब में होता है, लेकिन पटना में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 82, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार बिहार में कितने जिलों को जोन 1 में रखा गया है। तो कितने जिलों को रखा गया है, तो ये रखा गया कुल 13 जिला को। सही आंसर हो गया 13 जिला। क्वेश्चन नंबर है 83 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे रूप से गंगा नदी में मिलती है। तो सीधे रूप से बात हो रही है, तो देखिए सीधे रूप से इसमें कोई नहीं मिलता है। अगर मोहना की बात करें तो ये फाल्गु में मिलता है, कमला की बात करें तो कोसी में मिलता है, और उसके बाद बागमती में मिलता है, तब जाके मिलता है गंगा में। अगर सकरी नदी की बात करें तो क्यूल में मिलती है, मेची की नदी की बात करें तो महानंदा में मिलती है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो कि सीधे तौर पर गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो भारत में अगर बात करें
तो ये जो है लक्षद्वीप के निकट जो है ये परवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 84 का डी। क्वेश्चन नंबर है 85। इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक नया वर्ड है यहाँ पर, मियावाकी पद्धति। मियावाकी मेथड क्या है? देखिए मियावाकी पद्धति जो है इसका संबंध जो है शहरी क्षेत्र से है। इसमें छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वन विकसित किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है मियावाकी मेथड। तो सही आंसर हो गया, शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन करना ही क्या कहलाता है, जो मेथड है, जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है मियावाकी मेथड। क्वेश्चन नंबर है 86 और 86 में कहा जा रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ये ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है। सही आंसर हो गया 86 का सी। क्वेश्चन नंबर है 87। इसमें कहा जा रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है आपका 87 का बी। ठीक है, ये किसके अनुसार? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा भारत में कुल 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है, जिसमें लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, क्षारयुक्त मिट्टी है, हल्की काली मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, कांप मिट्टी है, बनों वाली मिट्टी है। तो इस प्रकार जो है 8 प्रकार में बांटा गया है। 88 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी वाले क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्ग के आसपास जो एक हरियाली क्षेत्र विकसित किया जाता है उसी को कहा जाता है ग्रीन मफलर, जो कि जिसका डायरेक्टली संबंध किससे है? ये ध्वनि प्रदूषण से है। सही आंसर हो गया 88 का सी, ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर, नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो देखिए नदी का जल प्रदूषण जो है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है, जिसको BOD कहा जाता है, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापने को ही कहा जाता है जल प्रदूषण को, मतलब नदी में जो जल प्रदूषण है उसको मापा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं BOD। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी 90। इसमें कहा जा रहा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसो हाइट कहा जाता है। ठीक है, आइसो हाइट कहा जाता है, जहाँ समान वर्षा होता है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको आइसो हाइट कहा जाता है। सही आंसर है इसका बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। और इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है, अंटार्कटिक महाद्वीप की जो ऊंचाई है ये है लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर ये है। तो सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 92। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप देश है? तो जिसमें कोलंबिया, उरुग्वे, पैराग्वे, सूरीनाम। तो इसमें से जो एक ही देश है पैराग्वे जो है ये है स्थल रूप देश, मतलब ये जो है यहाँ पे कंट्री है, इसके चारों तरफ जो है समुद्र की सीमा नहीं है, तो ये है पैराग्वे। ठीक है, और ये क्या है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ के सभी देश की सीमा ब्राज़ील को छूती है। इतना तो आपको पता ही होगा। जो दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील है, 2 कंट्री छोड़ देते हैं, चिली और इक्वाडोर, तो लगभग 13 कंट्री है, जिसमें से 11 कंट्री का सीमा जो है ब्राज़ील से टच करता है। मकर रेखा दक्षिण में एकमात्र देश उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में जो है गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो कहाँ पर उबलेगा? ये शिमला में, मतलब जितनी ऊंचाई पर होगा वहाँ से क्या होगा, कम तापमान पर उबलेगा। तो शिमला में जो है कम तापमान पर जो है सबसे ठंडा स्थान भी है, जहाँ जल होने के कारण वहाँ जल्दी उबलेगा, क्योंकि किसी द्रव को गर्म करने की गति द्रव के तापमान तथा आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। इस कारण ठंड जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेगा और जल्दी ही पानी क्या करेगा, उबलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए इसमें कोई भी केरल मार देगा, क्योंकि बड़ी इलायची की बात हो रही है। तो बड़ी इलायची को उत्पादन किया जाता है सिक्किम में। भारत विश्व का सबसे बड़ी इलायची उत्पादक देश है। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड व उत्तर पूर्व के राज्यों में किया जाता है। अगर इलायची की बात करें तो केरल, और बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। 95 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
निम्न में से गलत कथन को चूज कीजिए, जो गलत है उसको चूज करना है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट रकसताल से निकलती है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमको गलत खोजना है। दूसरा स्टेटमेंट है रवि नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी क्या है स्टेटमेंट सही है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, ये भी सही है। और डी नंबर है क्या, चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनता नहीं, ये क्या है गलत है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चिनाब चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनती है, तो ये क्या है गलत है। 96 नंबर क्वेश्चन है नागरी धान की नागरी दुबराज किस्म जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है। तो नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल है जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। इससे पहले राज्य को जीरा फूल धान की किस्म के लिए जीआई टैग मिल चुका है। तो सही आंसर है, ये धान का किस्म कहाँ के है, तो ये है छत्तीसगढ़ के। सही आंसर हो गया बी। नंबर 97 है, इसमें कहा जा रहा है किस आईआईटी ने एक त्रियामी यानी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो कि 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। तो ये विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में शुरू किए गए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम द्वारा कवर किए जाने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों की लक्ष्य संख्या क्या है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कितना, 5 करोड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर में कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूल को अभी शॉर्टलिस्ट किया है। तो सही आंसर हो गया 99 का सी, 9000। 100 इसमें कहा जा रहा है वार्षिक आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र में महिला श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत वितरण सबसे अधिक है। तो देखिए वार्षिक अवधि श्रम बाल सर्वेक्षण जो अभी हुआ है 2021-22 में, इसके अनुसार कृषि में महिला श्रमिकों का अनुपात जो है इसका प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, कृषि में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है 101 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य जो अभी फिक्स किया गया है 5050 रुपया। सही आंसर है 101 का सी। 102 इसमें कहा जा रहा है सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में लेह मनाली राजमार्ग कितने दिनों में खोला है। तो ये खोला गया है कितने दिनों में, 138 दिन में। ठीक है, 138 दिन के रिकॉर्ड जो समय की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण लेह मनाली राजमार्ग जो NH3 को खोल दिया गया है। तो ये कितने दिन में, 138 दिन में। क्वेश्चन नंबर है 103 किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र पहल शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड एलिफेंट के बीच होता है उसको कम किया जा सके, तो गज मित्र पहल स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। 104 नंबर इसमें कहा जा रहा है यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो इसमें लगभग जो है 26% ऐसे लोग हैं विश्व में जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। ये रिपोर्ट अभी संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट से पता चला है कि विश्व में जितनी आबादी है उसमें से 26% आबादी के पास जो पीने योग्य सुरक्षित जल नहीं है, जबकि 46% के पास अच्छी तरह से प्रबंधित स्वच्छ सुविधा तक पहुंच नहीं पा रही है। तो 104 का सही आंसर हो गया कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर है 105 नंबर पद लक्ष्मी किस राज्य की बार काउंसिल में नामांकित पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है। तो पद लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है क्योंकि उन्होंने राज्य की बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। तो सही आंसर है 105 का, ये केरल राज्य की बनी है। क्वेश्चन नंबर है 106 नंबर कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के कितने राज्य में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 PM मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अभी लगाने का बात चल रही है। ये 7 पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में इसको स्थापित किए जाएंगे। तो 106 का सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने आपराधिक आरोप में खुद को निर्दोष बताया। तो इन्होंने 37 ऐसे अपराध में खुद को निर्दोष बताया है।
तो सही आंसर है 107 का डी। 108 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन सकता है। तो ये टारगेट कब तक रखा गया है, तो 2026 तक। 2026 तक कहा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टेइक निर्माता बन सकता है। क्वेश्चन नंबर है 109 नंबर। इसमें कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किस पीएसयू ने सर्वोच्चतम वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। तो ये कौन सा है, सेल, SAI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। कौन सा देश अक्टूबर 2023 में पहली बार वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये करने जा रहा है भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन। चलिए 112 नंबर है वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत अभी जो है 6.23 करोड़ रुपया से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 6.23 करोड़। 113 नंबर। इसमें कहा जा रहा है चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो ये समय लगा कितना, 22 दिन। ठीक है, 22 दिन का समय लगा। ये जो है चंद्रयान 3 है भारत का तीसरा मानव रहित चंद्रमा मिशन है जो कि कक्षा में प्रवेश किया है एक 22 दिन के बाद, और कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की परिकल्पना की है। तो ये किया गया है 35 ट्रेन। कितना, 35 ट्रेन। इसमें जो है राज्यसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने उत्तर दिया कि भारतीय रेलवे के प्रति ट्रेन और जमीन पर 80 करोड़ की अनुमानित लागत पर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की परिकल्पना की है। क्वेश्चन नंबर है 115। इसमें कहा जा रहा है 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, बंगाल को 9 विकेट से हराकर 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र के नाम हुआ है। तो सही आंसर है इसका 115 का बी। क्वेश्चन नंबर है 116 नंबर। इसमें कहा जा रहा भारत का पहला ठोस अपशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा और देश का ये पहला होगा। कहाँ पर, पुणे में स्थापित किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कहा जा रहा है यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय अमेरिकी कार्यकारी और लंबे समय तक गूगल और यूट्यूब के कार्यकारी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है 117 का ए, नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की है। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत जो स्टार्ट किया गया 2023 में तुर्की सीरिया के क्षेत्र में जो भूकंप हुआ है उससे राहत का कार्य चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इस टाइम में ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तो सही आंसर हो गया 118 का डी। 19। इसमें कहा जा रहा है 119 में किन देशों में मोसी 2 नामक एक संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भाग लिया। तो ये कौन कौन देश थे। ये दक्षिण अफ्रीका थे, रसिया थे और चीन थे। तो ये तीनों के द्वारा ये भाग लिया गया, और ये कहाँ पर, 17 से 26 फरवरी के बीच दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के बीच ये संयुक्त अभ्यास किया गया था। तो सही आंसर, और जिसका नाम क्या था, कोंडेम मोसी 2 इसका नाम रखा गया था। तो सही आंसर हो गया इसका डी, दक्षिण अफ्रीका, रूस एवं चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। इसमें कहा जा रहा हाल ही में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत महिला और पुरुष क्रमशः बिहार में शराबबंदी के पक्ष में हैं। तो ये किया गया है। तो जो अगर हम लोग बात करें महिला में, तो महिला जो है 99.36% और पुरुष जो है 92%। तो सही आंसर हो गया 120 का ए। क्वेश्चन नंबर है 121 नंबर। इसमें कहा जा रहा हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिला हैं। तो ये 2 जिला कौन है। तो देखिए अभी नीति आयोग 8 फरवरी 2023 को आकांक्षी जिले के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले की अगर बात करें तो बांका का रैंक 1 है और कटिहार का रैंक दूसरा है।
तो सही आंसर हो गया आपका ए, बांका एवं कटिहार। सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में 12वां स्थान है। राज्य में प्रति 1 लाख पब्लिक पर 115 से 120 पुलिस बल का अनुपात है, जिसे बढ़कर 165 से 170 करना है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, 12वां स्थान। क्वेश्चन नंबर है 123, इसमें कहा जा रहा है बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किस संगठन या संस्था के साथ मिलकर नवविवाहित जोड़े के लिए पहल किट का वितरण किया है? तो ये किया गया है जीविका समूह के द्वारा। सही आंसर है इसका बी, जीविका समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचना रिलीज किया गया है 2023 के लिए, जो कि 10वें संस्करण है ये। इसमें से भारत का रैंक जो है 13वां स्थान रहा, और अगर हम लोग इसके पॉइंट की बात करें और सबसे ख़राब स्थिति की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान का है। ठीक है, अफ़गानिस्तान पहले नंबर पर है। तो सही आंसर हो गया 124 का बी, 13वां स्थान। 125, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, जिसमें तमिल लेखिका शिवशंकरी को देने की बात कही गई है। 32वां सरस्वती सम्मान, यह सम्मान उन्हें 2019 में प्रकाशित उनके जो संस्करण थे सूर्यवंशम के लिए दिया जाएगा। तो सही आंसर है शिवशंकरी, 125 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था के लिए समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की, जिन्होंने नाबार्ड की स्थापना की परामर्श दी थी? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था किस कमेटी के द्वारा किया गया था? तो ये कमेटी था बी श्रीनिवासन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। तो सही आंसर हो गया इसका ए, श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर है 127, इसमें कहा जा रहा है हॉट मनी के बारे में सही कथन क्या है? देखिए इसका आंसर ही देख लेते हैं हम लोग। जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है, उसका इस्तेमाल छोटी अवधि के लाभ लेने के लिए किया जाता है, उसे ही हॉट मनी कहा जाता है। तो इसमें सही कथन कौन है? हॉट मनी खतरनाक और अस्थिर है, जो कि देश को खराब स्थिति में मोड़ सकता है। ठीक है, तो ये सही है, बाकी सब जो है गलत है। तो 127 का सही आंसर हो गया बी। 128 नंबर, वित्तीय समावेश सूचकांक कौन जारी करता है? तो वित्तीय समावेश सूचकांक जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7 निश्चय योजना 2 में प्रारंभ किया गया योजना है? तो देखिए पहले तो हम लोग एक की बात कर लेते हैं। 7 निश्चय योजना पहला क्या है? तो आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये सब 7 निश्चय 1 का। और 7 निश्चय 2 की अगर हम लोग बात करें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो इसमें जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है 7 निश्चय योजना 2 में प्रारंभ में किया गया है? तो ये किया गया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, ये 7 निश्चय योजना 2 का एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो 30, इसमें कहा जा रहा है बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसमें जो है बिहार के न्यूनतम जिले की अगर बात करें तो शेखपुरा, जहां पर 1.19 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, शेखपुरा में है। उसके बाद अरवल में है, 4.14 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। फिर है जहानाबाद, तो शेखपुरा में सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा अरवल में, उससे थोड़ा ज़्यादा जहानाबाद में। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन हो गया सी, शेखपुरा, अरवल एवं जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई थी? तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत किया गया था और 2013-14 में हुआ था। ठीक, जिसमें बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सही आंसर हो गया 131 का सी।
132। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था 2010 में। ये योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जो 2000 वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में इस योजना का जो स्थान ले लिया गया अटल पेंशन योजना स्थान ले लिया है, जिसको लागू किया गया मई 2015 से ये स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपया तक का बीमा होता है? तो इसमें 2 लाख रुपया तक का बीमा पॉसिबल है। तो 133 का सही आंसर हो गया बी। नंबर है 134 नंबर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के आधार पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 121% तक बढ़ा है। तो सही आंसर हो गया 134 का बी। 135 नंबर है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं? तो 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और देश भर में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो सही आंसर हो गया इसका 22 करोड़ लोग। 136। इसमें कहा जा रहा है भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। तो सही आंसर है 136 का ए, 1950-51 के टाइम में। 137 नंबर क्वेश्चन है। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे लाने का लिए दोहराया है? तो ये कितना? तो 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर हो गया 137 का बी। 138। इसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतरी पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च किया जाना है? तो देखिए ये दिया जाएगा 50 साल तक के लिए। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसे आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 139 नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पैन मसालों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो गैर जो पान मसाला है उसके ये जो है ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्सों पर जो है टीडीएस दर को घटाकर 30% से कर दिया गया है 20%। सही आंसर हो गया 139 का सी। 140। इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए इस वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 में जो केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उज्ज्वल सितारा के रूप में मान्यता दी है, जिसकी आर्थिक वृद्धि दर जो है 7% अनुमान लगाया गया है। तो सही आंसर है इसका बी, 140 का 7%। क्वेश्चन मैथ का देखेंगे जिसका हम आंसर बताएंगे। जो बनाना चाहे बना के अपना मिला सकते हैं और कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये 10 मैथ वाले क्वेश्चन में। तो 141 का सही आंसर है डी, 2.1। 142 का सही आंसर है बी, 1 घंटा 20 मिनट। 43 नंबर का सही आंसर है सी, 35 लीटर। और 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 6000। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 8:13। और 146 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 7:30। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 9 एवं 50। और 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, 17। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 26। और 150 नंबर का सही आंसर है x² - x - 1 डी। तो इसी के साथ मेरा आज का टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक से गलती से कुछ अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत आंसर दे दिए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेशक मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।